हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। तो अभी हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग निकाले जाने कि हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और एरिया ऑफ ए पैराग्राम यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। इसके जरिए हम निकालेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करके हम निकाले जा रहे हैं कि पैराग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है कि टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर ए एंड बी। तो एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ लाइक दिस। इसका कोई भी दो साइड आप ए और बी मान लीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, दिस ए, एक साइड ए दे रखा है और दूसरा साइड बी दे रखा है, बस, एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। पॉइंट आप खुद से ले लीजिए ओ ए बी, और आपको इसका एरिया निकालना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में मैं निकालने जा रहा हूँ। तो अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे कि हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ज़रा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 10th में, वो रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है बताइए। दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यही होता है ना, ये रिलेशन है, हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया। तो अब अगर इस ट्रायंगल पे ध्यान दो तो मैं इसको बेस मान रहा हूँ, यानी ये जो लेंथ है ओ से ए तक, उसका ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ए होगा। ये तो वेक्टर ए है, लेकिन बेस का अगर मैग्नीट्यूड बोलें तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑब्वियसली। और जो हाइट होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डाला मैंने, को ऐसे कर लो। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप डी, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर, तो इसको आप, और इस लेंथ को आप एच बोल सकते हैं, हाइट, यानी बी से डी जो है वो हाइट है इस ट्रायंगल का। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला अगर लिखना होगा ट्रायंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, दिस इज हाफ बेस का जो मैग्नीट्यूड है वो है सिंपली ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दिस इज बेस ओ से ए तक, और मैं लिख रहा हूँ बेस क्या है, दिस इज ओ ए, है या नहीं। ओ से ए तक जो है वो बेस है, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए होगा वेक्टर ए का, और हाइट जो है वो है आपका बी से लेके डी तक, और ये हाफ। बेसिकली यही ट्रायंगल का एरिया है, हाफ इंटू ओ ए इंटू बी डी, हाफ ओ ए और बी डी। तो ओ ए को जो लिख सकते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी डी जो है वो हाइट एच है, वो जैसे है, दिस इज एच। लेकिन इस फॉर्मूले में एच अननोन है, क्योंकि एच हमने अपनी तरफ से माना है। एच क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ओनली दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो एच को मुझे कन्वर्ट करना होगा। अब उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा मान रहा हूँ। ये भी दिया हुआ नहीं, याद रखिएगा, मतलब कि एच बी अननोन है, ये भी मुझे नहीं पता है, और ये थीटा भी नहीं पता है। बट स्टिल कुछ तो निकाल ही सकता है यहाँ से एच के फॉर्म में। अब यहाँ देखो कि इन ट्रायंगल ओ बी डी, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओ बी डी, इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइन थीटा तो क्या बताओगे। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज एच। ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है यहाँ, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू सिंपली बी। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आएगी, बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट, ये एच। तो मैं एच की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। सो द ट्रायंगल एरिया इज सिंपली हाफ ए, और एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए बी साइन थीटा। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन क्या ये फॉर्मूला मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको? नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो सिर्फ ए और बी वेक्टर्स दे रखा है, ये थीटा नहीं है। तो वी हैव टू एलिमिनेट थीटा, थीटा हमको एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। अब देखिए वो कैसे रिमूव होगा। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। ए क्रॉस बी जो होता है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा, एंड दिस इज एन कैप। ये है वैल्यू, जिसको आप रफली ऐसे लिख सकते हो, दिस इज ए बी साइन थीटा एन कैप, दिस इज ए क्रॉस बी। लेकिन मुझे इसमें चाहिए सिर्फ ये वैल्यू ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। तो अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लूँ तो देखिए क्या होने जा रहा है, दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप, विच इज इक्वल टू सिंपली, अब ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो सिंपली ए बी साइन थीटा ही आएगा, और अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एन कैप। बट मॉड ऑफ एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू 1।
तो अल्टीमेटली ये क्या बचा, ये बचा आपको सिर्फ ए बी साइन थीटा। दैट मीन्स इस रिलेशन के हिसाब से मैं ए बी साइन थीटा को अगर रिप्लेस करना चाहूं तो ए क्रॉस बी नहीं लिखना होगा बल्कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखना होगा, बिकॉज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर मैं सिर्फ ए क्रॉस बी लिखूंगा तो इसमें यूनिट वेक्टर आ रहा है एन कैप, और हमारे इस रिजल्ट में एन कैप नहीं है। आई नीड ओनली ए बी साइन थीटा, तो ओनली ए बी साइन थीटा के लिए मुझे क्या लिखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू हाफ तो है ही, और ए बी साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूनिट, आई मीन यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप निकालना चाहते हैं तो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको दो वेक्टर्स ए और बी गिवन हो एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग दिस रिलेशन, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर अगर दिया रहेगा तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे यहाँ पे पुट करने के लिए, राइट। तो ये इस पर मैं अभी प्रॉब्लम करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब मैं निकालने जा रहा हूँ, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। यानी हमारे पास अगर ये कुछ इस टाइप का ट्राइंगल है जो यहाँ दे रखा है, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये कोई ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया आएगा वो ये आएगा, ये ठीक है। अब मैं अगला पार्ट करने जा रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए पैलोग्राम ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए पैलोग्राम का एरिया निकालना है, तो पैलोग्राम में जरा देखिएगा, अगर मैं पैलोग्राम इस तरह से बना दूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, और इसका पैलोग्राम कंप्लीट कर लीजिए लाइक दिस। मैं नेमिंग कर दूं, दिस इज ओ ए बी सी। तो क्वेश्चन में क्या रखे कि दो एडजेसेंट साइड्स किसी पैलोग्राम का आपको पता है एज ए एंड बी वेक्टर। तो ये है एक पैलोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मुझे पता है ए और बी। अब मुझे इस पैलोग्राम का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम कैसे निकालोगे आप बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन देकर के ग्राम लिख दिया मैंने, पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप ज़रा देखो, अगर मुझे इस पैराग्राम का एरिया निकालना है तो मैं इसको दो ट्रायंगल में बांट दे रहा हूँ ऐसे। मैंने जस्ट एक लाइन डायगोनली ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन ने क्या किया, इस पैराग्राम को दो ट्रायंगल में बांट दिया, और दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा या नहीं बताओ। क्यों सेम होगा, क्योंकि ट्रायंगल 1 का साइड भी ए और बी है और ट्रायंगल 2 का साइड भी ए और बी है ना, बिकॉज ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है और ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ये दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो अगर मुझे इस पैराग्राम का एरिया चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, बिकॉज इक्वल हाफ में हमने बांटा है, तो मैं जानता हूँ कि ट्रायंगल 1 का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल 2। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 2 टाइम्स एनी ट्रायंगल एरिया। दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज दोनों का एरिया सेम ही है। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एनी ट्रायंगल एरिया। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ ये इस फॉर्मूले के हिसाब से, जिसका साइड ए और बी पता था, यहाँ ए और बी, यहाँ भी ए और बी दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector a and b, इसका क्या आ गया वैल्यू, सिंपली मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, और पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। दैट मीन्स पैरेललोग्राम का एरिया जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया जो है इट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये एक रिलेशन था जो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अब इस पर एक क्वेश्चन में कर लो, राइट। एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ कि इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k,
represent the adjacent sides of a parallelogram। ठीक है, ये पूछा आपसे, कहा जा रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, यानी किसी पैराग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू वेक्टर्स। आपसे कहा जा रहा है कि उस पैराग्राम का एरिया निकालिए। तो पैराग्राम का एरिया का रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, एक क्रॉस बी निकालना होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। एक क्रॉस बी कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रिलेशन लिख दूँ। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैराग्राम जिसका एडजेसेंट साइड्स ए और बी होगा, उसका जो एरिया है उसका रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स कि पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना होगा, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे। तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी देखिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, और अभी हमने पढ़ा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, दिस इज आई जे के। ए क्रॉस बी निकालना तो पहले ए का कंपोनेंट लिख जाइए, 2 1 2 है ना, आई का, जे का और के का। दिस इज 2 1 2। फिर बी का लिख जाइए, तो बी का जो है वो क्या है, 1 2 2। सो दिस इज 1 2 2। इसको ओपन करना हो, प्लस माइनस प्लस ओपन करने जा रहे हैं हम लोग, तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस साइन सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, कैसे एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म को। अब इसे स्टार्ट कीजिए। प्लस आई मैंने पिक किया, ये प्लस आई, तो इसका कॉलम और इसका रो गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस देकर के इसको करना है, यही काम है ना। तो आप पहले मल्टीप्लाई करो 1 2, तो 1 2 ज़ 2 माइनस साइन, और फिर ये मल्टीप्लाई करना हो, तो 2 × 2 4। इसके बाद फिर माइनस जे लें आप, सो दिस इज माइनस जे। जब माइनस जे लीजिएगा तो ये वाला कॉलम और ये रो ये गायब, जे का कॉलम जे का रो गायब, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट, 2 2 1 2। तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 4, फिर माइनस साइन देंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, बिकॉज ये वाला रो गायब हो चुका है, तो 1 × 2 इज 2। क्लियर है। देन फाइनली प्लस के ले लीजिए आप। अब के का रो और के का कॉलम गायब करना होगा, आई मीन दिस कॉलम और दिस रो, ये रो गायब हो गया, तो बचा ये 4 एलिमेंट। ठीक है, क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 ज़ 4 माइनस साइन, 1 × 1 1। ठीक है, तो अब आप इस वैल्यूज को लिख लीजिए। सो 2 - 4 इज -2, तो ये आ जाएगा -2i। ठीक है, देन 4 - 2 इज 2, -12 है तो ये हो जाएगा -2j, एंड देन 4 - 1 3, ये हो जाएगा +3k। ठीक है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b, ये a क्रॉस b आ गया। लेकिन आंसर a क्रॉस b नहीं है। फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यानी जो भी वेक्टर आपका आया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दीजिए। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, अब मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कीजिए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबका ऐड कर दीजिए आप। तो i का कोफिशिएंट है -2, इसका स्क्वायर यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर y कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, फिर -2 का स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज 4 + 4 + 9, तो दिस इज √17। ठीक है, इसका रूट नहीं निकालना है, आप √17 ही छोड़ दिए। तो जो आंसर आया मॉड ऑफ a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। सो द आंसर इज सिंपली √17। ठीक है ना, √17 स्क्वायर यूनिट, जो भी दिया रहेगा मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है। अगर ये दोनों लेंथ मीटर में होगा तो यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर यूनिट मुझे लिख देना। तो ये था मेथड। और यही अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन होता तो यहाँ आ जाता हाफ ऑफ मॉड a क्रॉस b, तो आंसर आ जाता हाफ √17। यही फ़र्क होता, बाकी रिलेशन आपके सामने है ही ऑलरेडी। तो ठीक है, सो दिस वाज द यूज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और एरिया ऑफ ए पैराग्राम। मैंने क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी क्यूबॉइड का या पैरेललोपाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं।
यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़ गुरु। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़ गुरु। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ये एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, चलिए हम लोग इसे करते हैं। क्वेश्चन क्या ज़रा देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। If A and B are the two adjacent sides of a parallelogram and D1 D2 are their diagonals, then prove that this, एक तो ये पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग उसके एडजेसेंट साइड के टर्म्स में तो निकाल चुके हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, बट यहाँ उसने पूछा है कि इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल्स उसका ज़रा फॉर्मूला निकाल के बताइए आप। एक तो काम ये करना हमें, और एनीवेज मुझे इस केस में पैरेललोग्राम का ड्रॉ करने के बाद उसका साइड्स और उसके डायगोनल्स के बीच में रिलेशन निकालना ही पड़ेगा। तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लें इसे। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज बी, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड्स है, पहला पढ़ लीजिए आप लाइन। इफ ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गया। अब मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा, तो आप इसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। सो दिस इज O, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। सो दीज टू आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और सेकंड में क्या क्या रखा है कि D1 D2 आर देयर डायगोनल्स। तो डायगोनल पे ड्रॉ कर लीजिए। दिस, इसको मैं D1 मान लेता हूँ, इस डायगोनल को, यानी OC जो डायगोनल हमारे पास आया है इसको मैं D1 मान रहा हूँ, क्लियर है। और एक डायगोनल मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये जिसको मैं बोल रहा हूँ AB, तो AB डायगोनल को नाम दे रहा हूं मैं D2, है ना, दिस इज D2, ठीक है। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो काम मुझे करना है वो बेसिकली करना क्या है कि मुझे D1 D2 और A और B में ये रिलेशन मुझे डेवलप करना होगा कि क्या रिलेशंस है इस, ऑब्वियसली वो फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए पहला का पार्ट में क्या लिख रहा हूं कि OA, अगर मैं O से A मूव करूं, इसको डिस्प्लेसमेंट के टाइम में आप समझें, कोई बंदा O से A गया और फिर A से C जाता है ऐसे, जाहिर बात है कि AC जो वेक्टर है, AC वेक्टर इज पैरेलल टू OB वेक्टर, तो AC वही होगा, इसको मैं B नाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज ऑल्सो B। पैरेलली आप तो शिफ्ट कर ही सकते हो, पता ही बता चुका हूँ मैं, पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर्स नहीं बदलता। तो दिस इज ऑल्सो B, और वैसे भी पैरेलल है ये। तो अगर कोई बंदा O से A जाता है और फिर A से वो मूव कर जाता है C, ऑब्वियसली ये हेड टेल फॉलो कर रहा है, तो इसके साथ तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, O से A गया फिर A से C गया, तो द रिजल्टेंट इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या मिलने जा रहा है, दिस इज सिंपली OC मैं लिख सकता हूँ, यानी पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ O से A फिर A से C, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हेड टेल मेथड के हिसाब से। तो दिस इज द रिजल्टेंट। इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो देखिए क्या होगा, OA वेक्टर जो है दिस इज A, AC is B, clear, and OC देखिए यहाँ लिख रखा है, OC is D1, this vector is D1, so इसको मैं लिख रहा हूँ D1। so this is equation number 1, right। अब आप देखो एक काम और करो नेक्स्ट में। नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं A से C जा रहा हूँ और फिर C से B जाऊँगा ऐसे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ दिस A to C पहला डिस्प्लेसमेंट, देन यू मूव्ड फ्रॉम C to B, तो ये भी हेड टेल फॉलो कर रहा है, पहला वेक्टर जहाँ पे एंड हुआ वहीं से दूसरा शुरू हुआ है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा कि ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आता है वो बड़ा आसान है निकालना, पहला टर्म और ये लास्ट टर्म आप लिख दो। पहला टर्म A है, यानी पहला जो लेटर होगा, लास्ट लेटर इज B। तो बेसिकली अगर हेड टेल मेथड फॉलो करने वाले वेक्टर्स हैं, कई सारे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड आप ज्वाइन कर दो। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल तो ये ना हुआ और लास्ट वेक्टर का हेड ये हुआ, तो अल्टीमेटली इन दोनों से जो वेक्टर बनेगा वही उसका रिजल्टेंट होता है। और वैसे भी यहाँ चेक कर लो, तो A से C आप गए और फिर C से B गए, तो अल्टीमेटली आप कहाँ से कहाँ पहुँचे, A से B, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, तो AC वेक्टर जो है A से C, ये तो B है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ AC इज सिंपली B। बट व्हाट इज CB? CB जो है, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा इसको, CB जो है वो OA का अपोजिट है या नहीं बताओ। OA जो है वो है लेफ्ट टू राइट, ये एरो राइट साइड में,
बट सी बी जो है ये है राइट टू लेफ्ट ऐसे, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर ही होगा, लेकिन वेक्टर के टर्म में अगर आप बात करोगे तो ओ ए वेक्टर और सी बी वेक्टर ये एक दूसरे का अपोजिट है। दैट मीन्स इसको मैं माइनस ए लिखूंगा बिकॉज डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसका। तो सी बी इज माइनस ए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज सिंपली माइनस ए। एंड ऑन द राइट साइड यू हैव ए बी, और ए बी वेक्टर क्या है D2, ये ए बी वेक्टर है जो डायगोनल है D2। ठीक है, तो हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको a प्लस बी या b प्लस ए बात बराबर ही है, तो आप इसको देखो यहाँ से आ गया क्या b माइनस ए इज इक्वल टू D2, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। और यहाँ से क्या है, दिस इज a प्लस बी इज इक्वल टू D1, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐड करूँ तो ऐड करो तो देखो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर रहा हूँ, लिखा है मैंने 1 प्लस 2, यानी इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। जब आप ऐड करोगे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, तो ये बचेगा 2b, और राइट साइड में क्या बचेगा D1 प्लस D2। क्लियर? तो यहाँ से वैल्यू आ रही है b इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2। ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर लूँगा। एंड सेकंड में मैं 1 से 2 को आप माइनस करो या प्लस करो, जो भी आप 1 से 2 को मैं माइनस कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2, यानी 1 में से 2 माइनस कर रहा हूँ। तो 1 में से जब 2 आप माइनस करोगे तो देखो क्या होने जा रहा है कि यहाँ आ जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस करते हुए। तो देखिए ये प्लस भी और ये माइनस भी, ये कैंसिल हो गया। और ऐसे भी करके देख लेना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप माइनस करोगे आएगा। और ये a माइनस सॉरी a और ये प्लस है, यहाँ साइन चेंज हो जाता है माइनस में, तो a प्लस a ये हो जाएगा 2a। एंड ऑन द राइट साइड यू हैव D1 माइनस D2, D1 माइनस D2। आप अलग से करके चेक कर लेना, कन्फ्यूजन एकदम नहीं है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिख लो, इक्वेशन 2 को नीचे लिख रहे हैं आप, माइनस कर दें तो आप आसानी से ये रिजल्ट पहुँच जाएंगे जहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर डिवाइड बाई 2, तो दिस इज a। तो दो वेक्टर्स हमारे पास मिल गए a एंड b। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं रिलेशन इसको हटा दे रहा हूँ फिगर को, ये मैं फर्स्ट पार्ट लाने जा रहा हूँ इस वाले को। ये देखिए कैसे आएगा। हमारे पास दो रिलेशन आया था, क्या आया था, फर्स्ट वाला ये था a प्लस बी इज इक्वल टू D1, ये फर्स्ट रिलेशन है हमारा, वेक्टर रिलेशन है। अच्छा, वेक्टर रिलेशन तो मैं दोनों तरफ मॉड ले सकता हूँ, दिस इज मॉड, यहाँ भी मॉड कर देता हूँ। क्लियर? और मॉड a प्लस बी का रिलेशन हमारे पास पहले से है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो वेक्टर्स का जो एडिशन होता है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया था। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, a प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कहा जाएगा, ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन है, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बेसिकली। तो ये रिलेशन हमारे पास पहले ही आ चुका है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab cos थीटा। तो मॉड a प्लस बी इज रूट। अब अगर रूट हटाना चाहते हैं तो मॉड a प्लस बी को स्क्वायर करना होगा, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ भी और इधर दो साइड स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब जो रिलेशन मिलेगा वो क्या आएगा, देखिए दिस इज a स्क्वायर, रूट हट गया, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव D1 स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 तो यहाँ पे है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान रहा हूँ। क्लियर? बिल्कुल। इसके बाद दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास आया था वो देखिए क्या आया था, दिस वाज b माइनस ए इज इक्वल टू D2, b माइनस ए इज इक्वल टू D2। मैं लिख रहा हूँ दोबारा, तो दिस इज b माइनस ए इज इक्वल टू D2, वो इसी से मिलता जुलता रिलेशन है। ठीक है, फिर वही काम करें आप, दोनों साइड मॉड ले लीजिए, और ये डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ठीक है, डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आता है वो रिलेशन भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि b माइनस ए या a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड आया था वो क्या आया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। दिस वाज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा था। तो जहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया उन वीडियोज़ को आप देख लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और मैं बार बार एडवाइस कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप सीक्वेंस में देखा करें, है ना। मैंने लिख रखा है वेक्टर्स 1 वेक्टर्स 2 इस टाइप से, बिल्कुल सीक्वेंस में। जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचे ये सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। ठीक है ना। अगर दिक्कत हो तो फिर बहरहाल वीडियो सॉल्यूशन तो रहता ही है, आप उसे समझेंगे। लेकिन तरीका यही है कि आप पेन एंड पेपर के साथ कॉपी वगैरह लेके बैठे
और जो भी मैं पढ़ाऊँ आप प्रॉपरली सब नोट डाउन करते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कीजिए। आप जो प्रॉब्लम मैं करता हूँ वहीं पे वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करें, नहीं सॉल्व होता है तब फिर आप मेरे वीडियो सोल्यूशन को देख के आगे बढ़ें। इससे बहुत सारे फायदे हैं और आप आहिस्ता, मैं कई बार बता चुका हूँ कई वीडियो में, आप उनको फील करोगे बेसिकली अगर आप उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, वहाँ आप देख सकते हैं। एनीवे, अब चूंकि इस फॉर्मूले में रूट है तो रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना होगा, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे, जब आप स्क्वायर कर दे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मैं लिख रहा हूँ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ये d2 स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, किसको किसको, 3 को और 4 को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो 2ab cos थीटा विद प्लस साइन है यहाँ पे एंड 2ab cos थीटा विद माइनस साइन। तो जब ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड ऑन द राइट साइड यू हैव d1 स्क्वायर है ना प्लस d2 स्क्वायर। तो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज डन, ये हम लोग निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट के लिए ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, पहले ही इसको यूज़ करूंगा मैं, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया। अब मैं इसे इरेज कर दूं। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराग्राम इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पैराग्राम का एरिया भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, पिछले वीडियोस में आप उठा के देख लें, सब नेम के हिसाब से दिया रहता है। मैंने खुद थंबनेल में लिख रखा है कि उस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होता है, तो आप उससे भी आसानी से पता लगा सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे वीडियोस को उठा के पूरा चेक करें देख देख के, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हर वीडियो के थंबनेल पे मैंने लिख रखा है कि भाई इस वीडियो में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है, तो आप प्रॉपर्ली चेक करके उसी से आप अपने जो रिक्वायरमेंट हो उस वीडियो को आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए मैंने इन चीज़ों को पढ़ रखा है, बल्कि ये मैं यहाँ लिख दूँ, हमारे पास वेक्टर ए जो आया है वो क्या आया है डायगोनल्स के टर्म में। मैं चाहिए तो वो फिगर एक बार फिर बना दूँ, आसानी रहेगी। मैं बिल्कुल यहाँ बनाता हूँ, दिस वॉज ए, दिस वॉज बी और ये डायगोनल था इस तरह से, दिस वॉज d1 और ये वेक्टर हमारा था d2, ठीक है ना, ओ ए बी एंड सी। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। ओ सी वेक्टर जो था ये हमारा d1 था, देन ए बी वेक्टर जो था डायगोनल, ये सारे डायगोनल्स हैं, दिस इज d2। बाकी तो आपको पता ही है, ओ ए जो है दिस इज वेक्टर ए एंड ओ बी इज वेक्टर बी। तो इस वीडियो के शुरू में मैंने इन चीज़ों को ड्राइव किया था, इसी रिलेशन से ये सारा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको यहीं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और ये फिगर आपके सामने, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ये पैराग्राम जो होता है इन टर्म्स ऑफ साइड्स जो होता है वो हमारे पास फॉर्मूला है, रिलेशन है, याद भी हम लोगों को, इट इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन होता है, यानी अगर किसी पैराग्राम का एडजेसेंट साइड्स आपको मालूम है तो उसका एरिया अगर निकालना है तो दिस इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है, उसने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के लिए क्या करना होगा, मुझे ए और बी को एलिमिनेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, तभी तो रिलेशन आएगा। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए जो है वो यहाँ से डायगोनल्स के टर्म में ए की वैल्यू कितनी है, d1 माइनस d2 बाई 2। मैं इसे लिख रहा हूँ d1 वेक्टर माइनस d2 वेक्टर बाई 2, ये तो हो गया ए है ना, ए की वैल्यू। देन क्रॉस साइन रहेगा, इसके बाद बी है और बी की वैल्यू यहाँ है d1 प्लस d2 बाई 2, इसको यहाँ लिखें, दिस इज d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब आपको इसे एक्सपैंड करना है, तो ज़रा देखिए एक्सपैंड करने जा रहा हूँ मैं। 2 इंटू 2 4, इसको आप बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं, 1/4। अब आपके पास दो टर्म्स इसमें है, दो टर्म्स इसमें है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना होगा, देखो पहले d1 से d1 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर d1 को d2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, ज़रा देखिए, दिस इज d1 क्रॉस d1, दिस इज द फर्स्ट टर्म,
ठीक है, मैं ऐसे लिख जा रहा हूँ ब्रैकेट में। तो ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया दिस d1 क्रॉस d1, अब कर रहा हूँ मैं d1 क्रॉस d2, तो आप लिखोगे प्लस d1 क्रॉस d2, ठीक है, 2 टर्म हो गया, d1 का काम हो गया। अब आप d2 चाहिए, अब हो गया माइनस d2 क्रॉस d1, माइनस साइन यहाँ पे लेना होगा ना, माइनस d2 क्रॉस d1, 2 तो नीचे मैं 2 इंटू 2 4 तो बाहर निकाल ही चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है माइनस d2 क्रॉस d1, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन में है, नेक्स्ट होगा माइनस d2 क्रॉस d2, तो दिस इज माइनस d2 क्रॉस d2। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखो क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो वैल्यू आती है 0 वेक्टर। कैसे, आप यहाँ समझ लो, अगर आपसे कहा जाए कि ज़रा a क्रॉस a निकालिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, a क्रॉस b क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप, ये होता है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। a क्रॉस b का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा और ये n कैप, राइट। तो अगर मैं इसको यूज करूँ तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ a फिर मॉड ऑफ a इंटू साइन, साइन हाउ मच, वेक्टर्स चूंकि सेम है, दोनों वेक्टर सेम ही है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, और सेम डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 और यहाँ n कैप। तो साइन 0 की वजह से ये पूरा वेक्टर क्या हो गया, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 वेक्टर, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपको पता होगा, समझ में आ गया। तो जो भी सेम वेक्टर्स के प्रोडक्ट आएंगे उनकी वैल्यू तो 0 होने जा रही है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो कौन कौन 0 हो गया जरा देखो, d1 क्रॉस d1 ये हो जाएगा 0 वेक्टर, है ना, इसकी ये खत्म, ये 0 वेक्टर, और यहाँ d2 क्रॉस d2 ये भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 वेक्टर। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या 1/4, अंदर बचेगा d1 क्रॉस d2 एक वेक्टर, तो ये बचा, फिर माइनस साइन d2 क्रॉस d1 एक ये बचा, ठीक है। अब आप आगे समझो, आगे क्या समझना है कि अगर हमारे पास, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, यानी a क्रॉस b और b क्रॉस a में क्या डिफरेंस है, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, अदरवाइज मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, बट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, समझ भी रखा है, सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है पहले। तो हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b ये होता है माइनस b क्रॉस a, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं लिखूँ कि d1 क्रॉस d2 क्या होने जा रहा, तो d1 क्रॉस d2 की जो वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू माइनस d2 क्रॉस d1 होगा या नहीं, माइनस d2 क्रॉस d1। दैट मीन्स के माइनस d2 क्रॉस d1 की जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस d1 क्रॉस d2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ माइनस d2 क्रॉस d1 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस d1 क्रॉस d2। तो अब देखिए क्या आएगा, दिस इज 1/4, पहला तो d1 क्रॉस d2 है ही, ठीक है, और ये माइनस d2 क्रॉस d1 है, तो माइनस d2 क्रॉस d1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ ऑलरेडी प्लस साइन है तो प्लस d1 क्रॉस d2, प्लस d1 क्रॉस d2। तो अब देखिए d1 क्रॉस d2 यहाँ भी है, प्लस करके फिर d1 क्रॉस d2 है, दैट मीन्स ये 2 टर्म आ गए तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज 1/4, ठीक है, दिस होल टर्म 2 बार है तो उसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स d1 क्रॉस d2, नाउ 2 टू द 4। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया फ्रेंड्स, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स क्या आ गया, हाफ d1 क्रॉस d2, मैं लिख रहा हूँ, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स कितना आया आंसर, हाफ मॉड d1 क्रॉस d2 इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। और यही एरिया अगर इन टर्म्स ऑफ साइड्स लिखना होगा तो वो रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास, मॉड ऑफ a क्रॉस b, क्वाइट इजी, इसको आप लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम का एरिया डायगोनल्स के टर्म्स में कितना होता है, हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2, d1 डायगोनल ये वाला है और d2 डायगोनल ये वाला,
तो डायगोनल्स के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2, बट इन टर्म्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर आप बात करेंगे ये और ये, तो साइड्स के टर्म में अगर आपसे पूछा जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया, तो दिस इज इक्वल टू सिंपली मॉड ऑफ a क्रॉस b। सो दिस इज डन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़ गुरु। अभी जस्ट अभी हम लोगों ने क्या किया, एरिया निकालना सीखा था कि किसी ट्रायंगल का एरिया और पैराग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं अगर उनका दो साइड्स मालूम होगा, ठीक है ना। अब ये अगर किसी 3 डायमेंशनल फिगर का को टर्मिनस एजेस मालूम हो जाए, को टर्मिनस एजेस किसे बोलते हैं, जब 3 वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर दूँ, सपोज कर लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का फिगर हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई फिगर है। अब देखिए ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको मैं O मान रहा हूँ, ये आपका A है, दिस इज B C D E F एंड G। सपोज कर लीजिए इस टाइप से। अब मैं कुछ वेक्टर बता रहा हूँ, सपोज लीजिए आपने OA वेक्टर को A मान लिया, ठीक है, और उसी वेक्टर को आप सपोज कर लीजिए B मान रहे हैं, ऐसे B, और ये जो वेक्टर है इसको आप मान रहे हैं C। तो ये देखने में तो बॉडी के प्लेन में लग रहा है, लेकिन ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है। वो ए आपका एक्स एक्सिस में होगा, ये ओसी जो है यानी ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर वाई एक्सिस में है, और ये जो सी वेक्टर है ये आपकी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस में, ठीक है। मैं जानता हूं ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्सिस एंड सी इज अलोंग जेड एक्सिस। और इसे 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, और तीनों वेक्टर्स का जो टेल है वो यहां मिल रहा है। इसी को बोलते हैं को टर्मिनस एजेस। और अभी से ये एज की तरह काम कर रहा है, एक एज ये है किसी रूम को, इसको अगर एक रूम मान लें तो उसका एक एज ये हो जाएगा, दूसरा एज ये है और ये तीसरा एज, और तीनों को टर्मिनस एजेस क्योंकि तीनों का टर्मिनल पॉइंट एक पॉइंट होता है। अगर ये ए बी सी हमें मालूम हो जाए तो मैं इस रूम का या ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है इसका वॉल्यूम बता सकता हूँ, एंड दैट वॉल्यूम विल बी गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो आपको फिजिक्स में इसका डेरिवेशन करना नहीं होगा, जस्ट रिलेशन मैंने लिखा दिया है, इसको यूज करना है। और क्या क्या रखा है, गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या लिखा है आपको देखिए समझिए। अगर मैं इसे हटा भी दूं, मैग्नीट्यूड हटा, मैग्नीट्यूड मैंने इसे लगाया है कि वॉल्यूम जो आएगा उसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी जस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बस, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हटा भी दूं तो ये वैल्यू क्या करेगी, दिस इज सिंपली ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? पहली बात तो ये कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो स्केलर आएगी। ट्रिपल नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट इसलिए ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही, एक जगह डॉट मल्टीप्लिकेशन है और एक जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो ये बेसिकली 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, और 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट का नाम पड़ा ट्रिपल प्रोडक्ट, और चूंकि इसकी वैल्यू स्केलर आती है इसलिए इसका नाम पड़ा स्केलर ट्रिपल। अब आप पूछ सकते हैं कि सर स्केलर कैसे आती है, देखिए कैसे आती है। ये जो है B क्रॉस C, ये क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। मैं इसको लिखा हूं ये जो वेक्टर है, ठीक है, बीच में डॉट है, और ये A भी क्या है, ये भी वेक्टर। तो A इज वेक्टर एंड B क्रॉस C जो वेक्टर प्रोडक्ट, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर। और वेक्टर का जो डॉट होता है वो क्या होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। सो वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू स्केलर है। तो वो ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए। अब आप इसको अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखते जाओगे तो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। दैट मींस आप मैं कह सकता हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू इसको साइक्लिक ऑर्डर में ले जाओ। साइक्लिक का मतलब क्या होगा, मैं देता हूँ ए बी सी स्टेप। पहले मैंने ए बी सी लिया, अब अगर ए हटा दीजिएगा तो बी सी ए लेना होगा।
बी सी ए, मैंने लिखा बी डॉट सी क्रॉस ए, ये वैल्यू में आपकी इसके एग्जैक्टली सेम आएगी, ठीक है। अगर आप बी पे आते हैं तो फिर लिखना होगा सी ए बी, यानी इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, ये वैल्यू एकदम सेम आएगी। लेकिन अगर आपने ऑर्डर को साइक्लिक ऑर्डर को थोड़ा डिस्टर्ब किया, यानी बी से आपने लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको ए डॉट सी क्रॉस बी, फिर ये माइनस साइन आएगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक किया तो फिर वैल्यू जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन साइन अलग आएगा। दैट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँगा चेंज करके साइक्लिक ऑर्डर, और मैं यहाँ लिखूँ ए डॉट सी क्रॉस, ठीक है ना, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन साइन अलग आएगा, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। मैं यहाँ मुझे साइन माइनस साइन लगाना, दैट मींस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट माइनस ए डॉट सी क्रॉस, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। तो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो किया तो वैल्यू सेम आएगी, मैंने लिख दिया ये सब बराबर है। लेकिन इस केस में जहाँ आपने साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक किया फिर वो वैल्यू माइनस साइन आ जाएगी उसमें आंसर में, यानी फिर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, साइन वाइज ओनली। अदरवाइज है तो स्केलर की डायरेक्शन तो है नहीं कुछ। अब मैं इस पे एक प्रॉब्लम देके सॉल्व करना चाहूँ, भाई आप स्केलर ट्रिपल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए एक्चुअली है क्या, एज्यूम करिए कि हमारे पास किसी पैरेलल पाइप के या किसी रूम का जो 3 टर्मिनस एजेस की जो बात यहाँ की जा रही है उसको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए, और फॉर एग्जांपल वो वेक्टर से डिस्क्राइब करो e इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k, ये वेक्टर में ले रहा हूँ, दूसरा ले रहा हूँ b इक्वल टू और 2i प्लस j प्लस 2k, और इसी वेक्टर ले रहा हूँ इक्वल टू i प्लस j प्लस, ठीक है। ये पैरेलल पाइप जो देते हैं क्यूबॉइड होता है, कुछ भी होता है। एनीवे अगर ये तीनों एक प्लेट बनी है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर 3 वेक्टर्स को प्लानर हो जाते हैं तो प्लानर मतलब कि अगर 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, फॉर एग्जांपल मैथ यहाँ लिखा है तो देखिए एक वेक्टर यहाँ ए हो, दूसरा वेक्टर ऐसे बी हो, और तीसरा वेक्टर में ऐसे दे दूँ सी, और ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में, जब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होने का मतलब एक प्लेन से एरिया मिलेगा कि और मिलेगा, एरिया मिलेगा तो एक सब एक ही प्लेन में, इसे कोई इस वाले आगे तरफ या बोर्ड से बाहर कोई वेक्टर है नहीं, तो वो प्लानर वेक्टर से वॉल्यूम नहीं बनता। एक बात याद रखिए कि अगर 3 वेक्टर्स आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि भैया तीनों वेक्टर्स को प्लानर है, को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में है, तो जब 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे तो फिर उनसे वॉल्यूम नहीं मिलेगा, उसका वॉल्यूम का होता है, तो को प्लानर वेक्टर्स से वॉल्यूम नहीं बनता है, तो इनके वॉल्यूम को हम जीरो कर सकते हैं। दैट मींस ऐसे केस में हम a नॉट b क्रॉस c की वैल्यू निकाल सकते हैं 0 को प्लानर वेक्टर से वॉल्यूम नहीं बनता, ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बनाया जा रहा उसका, है ना। तो एक ही प्लेन में अगर सारे वेक्टर होंगे तो जो भी आप वॉल्यूम क्या होगा, सिर्फ एरिया में करता है, बस ये बना है ना, ट्रायंगल बना सकते हैं ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा कि आपको एरिया तो मिल सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं मिलेगा, राइट। ये 3 वेक्टर्स हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि प्लान्स को प्लान्स नहीं है, तो इनसे अगर मैं इनको 3 को टर्मिनस एजेस मान लूँ तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इन 3 वेक्टर्स को को टर्मिनस एजेस मान करके आप इनसे जो 3 डायमेंशनल फिगर बन रहा होगा उसका जरा वॉल्यूम निकाल कर बताइए, मैग्नीट्यूड वाइज। तो अल्टीमेटली जो भी वॉल्यूम आएगा मुझे उसमें मैग्नीट्यूड लेना है, यानी पॉजिटिव वैल्यू। आप नेगेटिव दे सकते हैं, फिर पूछे वॉल्यूम तो आप a डॉट b क्रॉस c लिख दीजिएगा, उससे आप जो भी आंसर आएगा। तो एनीवे लेकिन आप मैग्नीट्यूड लें तो अच्छा है, आप लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। साइन के साथ रहता है प्लस माइनस साइन दे सकते हैं। तो एनीवे अब इसका मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना होगा, पहले तो b क्रॉस c निकालना होगा और फिर उसका a के साथ डॉट निकालना होगा। एक तो दिखाइए थोड़ा लेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, दोनों से चली गलत में कर देता था। तो जरा b क्रॉस c निकालो फास्ट। मैं जानता हूँ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है a डॉट b क्रॉस c, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहता हूँ, पहले मैं b क्रॉस c निकालूँ। b क्रॉस c को मैं अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूँ तो i j k, b क्रॉस c तो पहले b का लिखना होगा, b का जरा ये 2 1 दिस इज 2 1, फिर c का क्या है 1 1 1 1 1 ओपन कीजिए फास्ट। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने।
जस्ट राइट फटाफट लिखिए प्लस आई मैं खोल रहा हूँ, ये कॉलम ये होगा ये हो जाएगा 1 into 1 1 minus 2 then minus j, ये कॉलम ये होगा 2 into 1 2 1 ये 2 minus 2 हो गया then प्लस के लिए तो ये और ये गायब, ये 2 into 1 2 2 minus 1 2 minus, ये वैल्यू आ रही है 1 minus 2 minus आई और ये तो 0 हो गया एंड प्लस के, ये है b क्रॉस, ठीक है। अब इसका a के साथ डॉट लेना है, a डॉट b क्रॉस क्या होगा जरा देखो, यानी मुझे इसका और इसका डॉट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसका i कैप और इस पूरे का i कैप का जो कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। a का i कैप क्या है 1 और b क्रॉस c का i कैप है -1 1 into -1, ठीक है, प्लस j का यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 0 लिखूंगा 2 into 0, k का यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 लिखूंगा प्लस 2 into 1, वैल्यू कितनी आएगी -1 प्लस 0 प्लस 2, तो दिस इज सिंपली 1। तो ये आ गया वॉल्यूम इस मेथड से, बताया 1 क्यूबिक मीटर लिखेंगे ऑब्वियसली क्योंकि वॉल्यूम है, तो अगर 3 मीटर में हो तो मीटर क्यूब कर देंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है इस वाले का तो मैं लिख रहा हूँ दिस कमिंग आउट टू बी वॉल्यूम आ रहा है 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और चूंकि पहले ही पॉजिटिव आया मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं, तो वैसे ही 1 ही ज्यादा कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये एक मिनट है, थोड़ा सा लेती है, पहले आपको डिटरमिनेंट फॉर्म निकालना पड़ेगा b क्रॉस c और फिर b क्रॉस c को a के साथ ड्रॉप कर देना, एक तो मेथड ये। दूसरा मेथड थोड़ा सा बहुत जरूरी है, दूसरे मेथड के हिसाब से जब आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a डॉट b क्रॉस c, जिस ऑर्डर में भी मैंने कहा कि साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, आंसर सेम ही आता है, और अगर साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक किया तो आंसर में माइनस आ जाएगा बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही आता है। तो अगर आप इसको उस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं कि पहले b क्रॉस c निकाल रहे हैं फिर a के साथ डॉट है, तो ये फिर और वो भी डिटरमिनेंट फॉर्म है और आसान है, वो क्या करते हैं इसमें भी 3/3 का डिटरमिनेंट है, लेकिन ये आसानी से इसमें क्या करना होगा a b c तीनों के जो कंपोनेंट्स हैं i कैप j कैप और k कैप के वो सारे फिल करना है। तो पहले रो में a का फिर b का फिर c का, तो मैं पुट करने जा रहा हूं। a का कंपोनेंट जरा देखो क्या है 1 2 2, तो पहले मैं कहूंगा 1 2 2, जिस ऑर्डर में लेगा उसी ऑर्डर में लिखूंगा, अगर a पहले तो ये लिखूंगा, अगर b डॉट c क्रॉस a जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में यहां कंपोनेंट लिखा, पहले मैंने a का लिखा, अगला b के लिखने जाऊं तो b का लिखे 2 1 2 2 1 और तीसरा c का है 1 1 1 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करना हो जाते हैं, स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस प्लस, क्लियर है, वैल्यू देखिए ऐसे लिखनी आना इसमें, ये बड़ा आसान है देखिए, इसमें देखिए स्टार्ट कर रहा हूं प्लस 1 से, पहले प्लस 1 हमने लिया, जब प्लस 1 लिया तो ये वाला कॉलम और ये रो है, बचेगा ये चार एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 into 1 1 माइनस साइन देगा, फिर 1 into 2 नेक्स्ट -2 आएगा, माइनस अगला एलिमेंट माइनस करना है, इसके बाद यहाँ ये माइनस बचेगा तो ये वाला कॉलम और ये रो है, तो बचेगा ये चार, दिस 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 2 into 1 2, फिर माइनस साइन, फिर 1 into 2, लास्ट में ये वाला एलिमेंट बचा है +2, नीचे +2, जब ये लिएगा तो ये वाला कॉलम और ये रो है, बचेगा ये चार एलिमेंट, फिर इसको सिंपलीफाई कीजिए तो 2 into 1 2 minus 1 into 1 1, और बराबर देखो 1 minus 2 minus 1 plus 1 into 1 1 कम होगा, 2 minus 2 0, ये पूरा 0 ही हो गया, और ये बचा 2 minus 1 1 और 1 into 2 यानी +2, तो देखिए 2 minus 1 कितना आ गया 1, यहाँ से जो ये आंसर आ रहा है जो यहाँ का 1 ठीक है। जो आपको आसान लगे, पहले वाला मेथड अगर आसान लगता है तो उसे कर लेंगे, अदरवाइज ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है, क्वाइट इजी, और इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। इससे आप किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का जिसका कोड टर्मिनल एरिया अगर आपको अगर मालूम होगा तो आप आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट। और अगर कोई 3 वेक्टर्स को पैरेलल है तो आप उसका क्या कहते हैं, उसका को पैरामीटर्स का वॉल्यूम क्या होता है 0 होता है, उससे कुछ वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन,
सपोज कीजिए ये प्रॉब्लम कह रहा है कि a is this, b is this और c में कह रहा है कि c में i plus j plus यहाँ पे कांस्टेंट दे रहा है स्मॉल c और इसके साथ लगा रखी है यानी a का कंपोनेंट क्या है c बट c इज अननोन, ये आपको पता है। क्लियर, c दे दे, a दे दे, b दे दे, कोई भी कांस्टेंट यहाँ मान सकता है, ठीक है, x y z कोई मान। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई ये तीन वेक्टर जो हैं यानी a b एंड c दे आर कोप्लानर। एक इन्फॉर्मेशन वो देगा यानी तीन वेक्टर्स हमने दिखाया तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर। तो और उसके बाद आपसे पूछने की जरूरत ये होती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ये जो c यहाँ पे है उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो फिर c की वैल्यू क्या होगी आप, ठीक है। तो क्या करें तो आपको देखिए पता क्या होगा, पहला ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना उसको आप एक्सप्लॉइट करो। कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस a b एंड c आर कोप्लानर, क्योंकि एक ही प्लेन में, तो एक प्लेन में जो वेक्टर्स होते हैं उनसे फ्री डायमेंशन फिगर नहीं होता, उससे वॉल्यूम नहीं होता। तो मैं भी लिखूंगा सिंस a b c आर कोप्लानर देयरफॉर वॉल्यूम occupied by these vectors, its volume will be equal to 0। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में है। बोर्ड के प्लेन में तीन वेक्टर ड्रॉ कर दिए, उससे कोई वॉल्यूम ऑपरेट थोड़ी करेगा, वो तो एरिया निकाल सकते हैं और ये सब के सब एक ही प्लेन है ना। वॉल्यूम के लिए आपको अगर दो वेक्टर्स मान लीजिए ऐसे हैं a और b, वॉल्यूम के लिए तीसरा वेक्टर हर हाल में इस प्लेन से बाहर आ रहा हो तब जाके वॉल्यूम की लिखते हैं। अगर तीसरा वेक्टर भी मैं यहीं कहीं ड्रॉ करता हूं उससे अब आपको एरिया तो मिल सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं। अगर तीन वेक्टर्स या तीन से ज्यादा जो भी मतलब तीन वेक्टर्स से तीन से ज्यादा अगर कोप्लानर, मेरा कहने का मतलब कि अगर वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो उनसे वॉल्यूम जो बनता है वो जीरो होता है, उनसे वॉल्यूम नहीं होता, फिर एंड फिगर बन सकती वो जीरो वॉल्यूम होगा। तो जब वॉल्यूम जीरो है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c और ये जीरो होना चाहिए। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। a डॉट b क्रॉस c जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में उसके कंपोनेंट भी चाहिए। तो पहला देखिए a का लिखूंगा मैं 1 2 2 1 2, क्लियर है। दूसरा है 2 1 2, वो भी लीजिएगा 2 1 2 और तीसरा c है, c का क्या होगा 1 1 c 1 1 c और ये इसका जो वॉल्यूम होगा दैट हैज टू बी 0। क्यों, क्योंकि सारे वेक्टर्स को तीनों को अब आप इसको एक्सपेंड करो, ये +1 माइनस प्लस, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दूं लेफ्ट साइड, ये सब याद रखिएगा मैंने लिखा था रीजन। अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो मैं क्या कर रहा हूँ +1 हमने लिया तो ये कॉलम और ये रो है, बचेगा ये चार एलिमेंट 1 into c is c ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस आने की से मल्टीप्लाई करो -1 into 2 अब आ गया -2 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये होगा तो ये चार एलिमेंट बचेगा। तो 2 into c 2c 1 into 2 माइनस है तो नहीं होगा कुछ। अब आगे लास्ट एलिमेंट है +2 तो लीजिए +2 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो है ये चार एलिमेंट बचेगा। 2 into 1 is 2 माइनस साइन 1 into 1 is 1, ठीक है। एंड द राइट साइड इसकी वॉल्यूम क्या होगी 0 क्योंकि वो कोप्लानर वेक्टर्स को आपको सॉल्व करना है। ये आ रहा c -2, ये क्या होगा देखो -2 into 2c दैट मींस ये हो जाएगा -4c, क्लियर। फिर -2 into -2 यानी प्लस सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा 2 - 1 is 1 1 into 2 is +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा क्या आ रहा है 4c उधर जाकर के हो जाएगा +4c और ये हो जाएगा c। आप इसको सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है और ये +2 -2 कैंसिल, लेफ्ट साइड में 4 रहने दीजिए और राइट साइड में ये 4c उधर जाके प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा 4c - c दैट मींस 3c। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4 इक्वल टू 3c यानी c इक्वल टू क्या आ जाएगी 4/6। तो दिस इज द पैटर्न c की क्या आ जाएगी 4 यानी c की इस वैल्यू के लिए 4 आपको करोगे वहाँ तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हो जाएंगे और इनका फिर वॉल्यूम निकाला जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से आपने पूछ सकता है कि अगर कोप्लानर वेक्टर्स हैं फिर उनके किसी वैल्यू कोई वेक्टर्स का कोई कंपोनेंट अननोन कर देगा और पूछेगा जैसे हमने कि सवाल किया था इस तरह से हम सॉल्व करके लगा सकते हैं।
ठीक है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या है कि अगर वॉल्यूम में 3 को टर्मिनल्स एजेस दिए रहेंगे तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जस्ट बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है बेस्ड है किस पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस आर कोप्लानर, यानी अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लानर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये p यहाँ पे j के साथ जो p है ना, ये p की वैल्यू पूछ रहा है वो, वेयर p इज अ कांस्टेंट। p कोई कांस्टेंट है जो यहाँ दे रखा है p, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर। तो आप मुझे ये बताओ कि कोप्लानर की वैल्यू का मतलब क्या होगा, कोप्लानर होता क्या है, व्हाट इज कोप्लानर। तो देखिए कोप्लानर का मतलब होगा वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स, या बेसिकली लिटरल मीनिंग अगर आप पूछोगे कोप्लानर का मतलब क्या होगा कि इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। तो यहां पे ये कह रहा है कि ये तीन वेक्टर्स हैं, दे आर कोप्लानर। इसका क्या मतलब होगा कि ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं। तो एक प्लेन में रैंडमली जस्ट फिगर बना रहा हूं, मुझे पता नहीं कि डायरेक्शंस क्या क्या है, बट स्टिल एक प्लेन का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए इधर होगा, बी ऐसे होगा, है ना, सी कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि तीनों एक ही प्लेन का मतलब क्या होगा कि अगर ए और बी बोर्ड के प्लेन में है तो सी भी बोर्ड के ही प्लेन में होगा। अब अगर एक ही प्लेन में तीन वेक्टर्स हों या तीन से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो आप ये बताओ कि अगर सारे के सारे वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में हैं तो इन तीनों से आप एरिया निकाल सकते हो या वॉल्यूम, या ये तीनों मिलकर के कोई वॉल्यूम दे सकते हैं कि नहीं। जस्ट सोचिए, आप नहीं दे सकते। कैसे बताओ कि वॉल्यूम के लिए तीन वेक्टर्स का एक प्लेन में होना सही नहीं है, यानी नहीं होता है। वॉल्यूम देने के लिए मतलब वो 3 डायमेंशनल होगा, यानी हर हाल में इसमें से एक वेक्टर को आउट ऑफ द प्लेन आना होगा, तभी वो वॉल्यूम दे सकता है। अदरवाइज इससे जो कुछ आप कवर करोगे वो एरिया देगा। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कवर कर लिया, तो अब ये एरिया हो गया, इस टाइप से कुछ एरिया मिलेगा आपको, इससे वॉल्यूम थोड़ी मिलने जा रहा। वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा कि एक वेक्टर आपका प्लेन से जब तक बाहर नहीं जाएगा, उस प्लेन से जिस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं उससे बाहर जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप कोई वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते, उससे कोई 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बनने जा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोप्लानर का मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, और जब वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं तो फिर उनसे वॉल्यूम नहीं, एरिया तो मिल जाएगा लेकिन उनसे कोई वॉल्यूम नहीं मिलता। वॉल्यूम का मतलब वो 3 डायमेंशनल फिगर नहीं है। दैट मीन्स कि फॉर कोप्लानर वेक्टर्स उनका वॉल्यूम 0 होता है। वॉल्यूम के लिए नॉन कोप्लानर होना होगा, यानी एक ही प्लेन में नहीं होना होगा। जब तक आप प्लेन से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी सारे वेक्टर्स को एक ही प्लेन में नहीं रखना होगा। अगर दो वेक्टर्स एक प्लेन में हो, तीसरा उससे बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक वो नॉन कोप्लानर नहीं होगा, तब तक वॉल्यूम नहीं मिलने जा रहा आपको। आप जानते हैं ना, सपोज कर लीजिए कि हमारा जैसे ये रूम है, तो रूम में वॉल्यूम कैसे आया। एक तो ये हो गया आपका, सपोज कर लीजिए मैं इसको करूँ, एक ये हो गया ए वेक्टर, मान लीजिए ये वेक्टर बी, तो ये एक प्लेन हो गया। तो जब तक ये तीसरा दीवार ऐसे जो वॉल इधर गई हुई है, ये अगर नहीं होगा, इसको मैं हटा दूँ, क्लोज करके ले आऊँ इसी पे, तो फिर बताइए वॉल्यूम मिलेगा। यानी मैं अगर इस वाले वॉल को ऐसे मतलब इसको रिड्यूस करते 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 यहीं ले आऊँ और उसको भी इसी पे ड्रॉ कर दूँ, तो एक तो हमारा ऐसे है ही, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये तीसरा जेड आपकी तरफ आ रहा था। मैं उसको घटाते घटाते फिर उसको भी इसी पे ले आऊँ, तो वॉल्यूम तो खत्म हो गया फिर, है कि नहीं। तो अगर वेक्टर्स कोप्लानर हैं तो फिर उनका वॉल्यूम 0 होता है। मैं ये लिखा दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ कि इफ द वेक्टर्स आर कोप्लानर, या मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि अगर वेक्टर्स कोप्लानर होंगे तो उनके जरिए जो वॉल्यूम बनता है, द वैल्यू ऑफ दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 0। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि तीन वेक्टर से जो वॉल्यूम आता है वो कैसे निकलता है, उससे क्या फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आने जा रही है, दिस इज इक्वल टू 0। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इसकी वैल्यू हम लोग निकालते कैसे हैं। एक तो ये कि पहले बी क्रॉस सी निकालो, वो वेक्टर आएगा, फिर उसका डॉट लो, लेकिन एक मेथड और हम लोग सीख चुके हैं उसको डिटर्मिनेंट मेथड से। तो अब मैं वही निकालने जा रहा हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब भी वेक्टर्स अगर कोप्लानर होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या करना होगा, 0। इसके बाद ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू आप निकालो। कैसे लिखते हैं, इधर ए डॉट है यानी पहले रो में ए की सारी वैल्यूज जाएगी,
फिर दूसरी रो में बी की जाएगी, फिर तीसरी रो में सी की जाएगी, जो वैल्यूज वहाँ दे रखा है। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ए डॉट, ए का क्या है 2 -1 एंड 2, मैं लिखूंगा 2 -1 एंड 2। सेकेंड में बी का लेना है, तो बी का देखिए 1 1 2, मैं लिखूंगा 1 1 2। ओपन करने आता है, हम लोग सीख चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन किया जाता है। एंड सी के लिए क्या है 2 P 3, तो दिस इज 2 P एंड 3, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव दिस वैल्यू 0। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना आसान है, प्लस माइनस प्लस। स्टार्ट कीजिए, हमने 2 लिया, इससे स्टार्ट कर रहा हूँ +2, तो +2 जब लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये रो खत्म हो गया, बचा ये 4 एलिमेंट। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 करेंगे, तो 1 × 3 इज 3, फिर बीच में माइनस साइन देते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पता ही आपको, तो दिस इज 2 × P, दिस इज 2P। ये काम हो गया। अब आइए इसको ओपन करें, तो माइनस ये माइनस तो है, अब फिर यहाँ -1 है, तो ये हो जाएगा +1। जब ये लोगे तो इसका कॉलम इसका रो गायब, तो ये 4 एलिमेंट बचा, 1 2 एंड 2 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 × 3 इज 3, फिर बीच में माइनस साइन, फिर ये 2 × 2 4। क्लियर हो गया। अब आइए इस पे, दिस इज +2 अगेन, तो जब ये +2 लोगे तो ये कॉलम और ये रो गायब, ये 4 एलिमेंट बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 1 × P इज P, माइनस साइन, देन 2 × 1, दिस इज 2, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो क्या आएगा, 2 × 3 6, माइनस 2 × 2 4P, देन 3 - 4 कितना होगा, -1, -1 × 1, सो दिस इज -1, एंड दिस इज +2P, एंड दिस इज -4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस इसको इधर ही रखो, 6 - 1 5, 5 - 4 1, नंबर 1 बचा सिर्फ, 6 - 1, ठीक है ना, 6 है, ये -1 5, 5 - 4 इज 1, और ये -4P उधर जाके हो जाएगा +4P, और ये +2P उधर जाके हो जाएगा -2P, यानी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 इज इक्वल टू 4P - 2P इज 2P। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ गई, सो P इज सिंपली हाफ। तो दिस इज द आंसर, क्वाइट इजी। तो जब भी आपको 3 वेक्टर्स दिए जाए और कहा जाए कि भाई को प्लानर है, तो उसने इनडायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि भाई उनके जरिए जो वॉल्यूम बनेगा, वो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, 0। कि इफ़ द वेक्टर्स आर को प्लानर देन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय दोज वेक्टर्स इज गोइंग टू बी 0, यानी उनके जरिए कोई वॉल्यूम नहीं बनता है। अगर को प्लानर है तो एरिया तो बन जाएगा, लेकिन वॉल्यूम उनसे नहीं निकलने वाला, वॉल्यूम विल बी 0, ठीक है ना। वॉल्यूम के लिए वेक्टर शुड बी नॉन को प्लानर, है ना, प्लेन से बाहर भी आना चाहिए, यानी 2 3 जो भी वेक्टर्स प्लेन में है, एक आध वेक्टर उससे बाहर होना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।